राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो विधि है उसको महाभियोग बोलते हैं। और राष्ट्रपति को महाभियोग जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो इस तरह से राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। महाभियोग ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। और प्रधानमंत्री ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जेबी मावलंकर। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है जेबी मावलंकर, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। और बात कर ले वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो है ओम बिरला जी। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, ओम बिरला वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगर बात किया जाए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, जबकि वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। और यहाँ प्रश्न पूछा गया था लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जेबी मावलंकर, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो करता है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों ही सही है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों पर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। और इसी 250 में 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। प्रश्न पूछा गया राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना है, तो 250, जो ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 वर्ष देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर बात किया जाए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, इसको भी ध्यान रखिएगा। सीधा प्रश्न पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का है, 6 वर्षों का। इसमें प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, तो 2 वर्ष में, जो ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट कौन देता है? लोकसभा में मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति। और यहाँ पर देखिए लोकसभा जो है ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का अंग नहीं है? इनमें से कौन है ऐसा कि जो मंत्रिपरिषद का अंग नहीं है? तो ये जो उपराज्यपाल है ये मंत्रिपरिषद का अंग नहीं है, तो इस तरह से उपराज्यपाल ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कब कानून बना सकता है? केंद्र और राज्य के विषयों पर कब कानून बना सकता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की अनुमति पर, राज्यसभा के प्रस्ताव से और राष्ट्रीय आपात के दौरान केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी और इनमें से सभी ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय संघात्मक व्यवस्था की एकात्मक विशेषता है?
निम्न में से कौन सी भारतीय संघात्मक व्यवस्था की एकात्मक विशेषता है? तो ये है एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधित है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो संबंधित है वो एक साथ चुनाव से है। और एक साथ चुनाव देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। यानी राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य के अंदर में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 356 जो है ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैसे बात कर लें अनुच्छेद 352 के अंदर क्या है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 352 के अंदर। अनुच्छेद 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात, इसको भी ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपात की बात किया जाए तो किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 360 में। वैसे प्रश्न जो पूछा गया था, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 356 है जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की सीमाओं को कौन बदल सकता है? भारत में राज्यों की सीमाओं को जो बदल सकता है वो संसद। और यहाँ पर देखिए संसद ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संघ में राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ में राज्य सरकार का जो वास्तविक होता है, भारतीय संघ में राज्य सरकार का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। यानी कि राज्य के अंदर वास्तविक जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शक्तियों के वितरण से संबंधित विवादों को कौन सुलझाता है? शक्तियों के वितरण से संबंधित विवादों को जो सुलझाता है वो सर्वोच्च न्यायालय। और यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति में किसकी प्राथमिकता होती है? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की होने की स्थिति में केंद्र की प्राथमिकता होती है वो सुनिश्चित होती है। केंद्र देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषता है। भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषता है एकात्मक झुकाव। और यहाँ पर देखिए एकात्मक झुकाव ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक होता है। केंद्र शासित प्रदेशों का जो मुख्य प्रशासक होता है वो उपराज्यपाल होते हैं। और उपराज्यपाल ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग संबंधित था। सरकारिया आयोग जो संबंधित था वो केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है इसी से संबंधित था सरकारिया आयोग। इस तरह से केंद्र राज्य संबंध ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह से काम करता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थाओं में अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? भारत की संघीय व्यवस्थाओं में अवशिष्ट अधिकार जो होता है वो राज्य और केंद्र दोनों को होता है। यानी ए और बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान एक मजबूत निर्माण करता है। भारतीय संविधान किसका निर्माण करता है मजबूत? वो केंद्र का। और केंद्र देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस क्लास के अंदर में पॉलिटिकल के वैसे सवाल को पढ़े जो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी थे। तो इस तरह का क्लास आप लोगों को लगातार मिलते रहेगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।